हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टॉटोमेरिज्म का सेकेंड पार्ट। और इस वाले लेक्चर में हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और रेजोनेंस वाले कंसेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है बेटा। तो जिनको भी ये वाला लेक्चर देखना है, इससे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और जो रेजोनेंस के जो कंसेप्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है। आज वाले लेक्चर में हम टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड तीन अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंट इनॉल कंटेंट। दूसरा ये देखेंगे कि इसमें जो भी टॉटोमर्स बनते हैं उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, किस तरीके से एसिडिक या बेसिक मीडियम में टॉटोमर या जो भी इनॉल है वो हम बनाते हैं। और तीसरी चीज ये देखेंगे कि इस टॉटोमेरिज्म के कंसेप्ट को पढ़ने के बाद इस कंसेप्ट को दूसरे वाले चैप्टर में कहां पर हम अप्लाई करते हैं। जैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम रिएक्शंस जब पढ़ेंगे तो कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जहां पर हमें टॉटोमेरिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीन चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज वाले लेक्चर में। ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में देखेंगे रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं वो है परसेंट इनॉल कंटेंट। ठीक है। तो एक्चुअल में दो तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। एक तो बनते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है और किस में पॉसिबल नहीं है, जिसको हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सीख लिया है। और फिर दूसरे टाइप के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो है परसेंट इनॉल कंटेंट। अब इसका मतलब क्या है? परसेंट इनॉल कंटेंट का मतलब क्या है? हमें बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल दिए हुए रहते हैं और उनमें यह दिया हुआ रहता है कि इसमें जो इनॉल बनेंगे उसमें कौन से कंपाउंड से ज्यादा इनॉल बनने के चांसेस हैं, या कौन से इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है। याद होगा हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में जो कीटो फॉर्म होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने भी हम टॉटोमर्स पढ़ते हैं यूजुअली हम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पर ही ज्यादा फोकस रहते हैं। तो जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है उसमें एक कीटो फॉर्म होता है और इसी का एक इनॉल फॉर्म होता है, एक जो दूसरा टॉटोमर होता है। और याद होगा हम लोगों ने बोला था कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है। ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। अगर मान लेते हैं दो मॉलिक्यूल कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इनॉल से दो मॉलिक्यूल कीटो फॉर्म में भी कन्वर्ट होंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ये जरूरी नहीं कि दोनों का अमाउंट सेम रहे, लेकिन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हमेशा रहता है। ठीक है। और एक ये वाले फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो, और जिसमें एल्कीन भी है और एल्कोहल भी है, इन और ऑल दोनों हैं, उससे बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ठीक है। तो किसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, किसका परसेंटेज कम रहेगा, इसी चीज को हम पढ़ते हैं परसेंट इनॉल कंटेंट वाले पोर्शन में। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा रहता है कि कौन से मॉलिक्यूल में इस इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, या फिर क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी पूछा रहता है कि कौन से मॉलिक्यूल में ये कीटो का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगा। ठीक है। तो यही चीज हमें पढ़नी है आज के लेक्चर में कि कौन से मॉलिक्यूल्स में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, कौन से मॉलिक्यूल में इनॉल ज्यादा स्टेबल है तो उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। तो अगर हम जनरली बात करें, अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात ना करते हुए अगर हम जनरल मॉलिक्यूल में बात करें तो उसमें होता क्या है बेटा, ये जो कीटो वाला जो फॉर्म रहता है ये ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है। ये जो कीटो वाला फॉर्म होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका परसेंटेज भी ज्यादा होता है नॉर्मली। ठीक है। ऐसा रीजन क्यों है? क्योंकि होता क्या है, ये जो कीटो फॉर्म में जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू, ये स्ट्रॉन्गर होता है देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इनॉल में, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इसके स्ट्रॉन्गर होने के कारण, मतलब इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होने के कारण, स्ट्रॉन्गर होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। एक दूसरा भी रीजन है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है। ठीक है। दूसरा रीजन और क्या है, जैसे ये कीटो फॉर्म है तो ये जो कीटो फॉर्म है इसका हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एनसीईआरटी ने भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए हुए हैं बेटा, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके देखते हैं हम। तो यहां पर होता क्या है, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है साइड वाले कार्बन की चेन से। ठीक है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इस कीटो फॉर्म को स्टेबल बनाते हैं।
एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण ये क्या होता है, कीटो कीटो जो ग्रुप होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। और इसी रीजन से मेनली वैसे जब भी क्वेश्चन आता है रीजंस पूछता है तो ये पहला वाला रीजन ही ज्यादातर जगहों पर ऐसा रीजन दिया हुआ रहता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, इसीलिए कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है इनॉल से, और कीटो का परसेंटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनॉल से। और कितना ज्यादा होता है यहाँ देखोगे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ये जनरली जो कीटो फॉर्म होते हैं उसका जो परसेंटेज होता है वो 99% से भी ज्यादा होता है, जबकि इनॉल का जो परसेंटेज होता है वो करीबन 10⁻⁻⁴% होता है। बहुत ही कम है बेटा, 1% से भी कम है, आधे परसेंट से भी कम है, बहुत ही कम परसेंटेज है ये। ठीक है, तो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में नॉर्मल जो कीटो और इनॉल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इनॉल के परसेंटेजेस काफी कम होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। समझ में आ गया? ठीक है, और इसीलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होने के कारण इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। अब किसी को लगेगा सर वो तो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल बेटा वो नेग्लिजिबल है। हाँ, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे जरूर होते हैं जिनके एक्सेप्शंस हम अभी आगे पढ़ेंगे। उन मॉलिक्यूल में इनॉल का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है किसी और रीजन के कारण, लेकिन नॉर्मली अगर जनरल केसेस की बात करें तो कीटो काफी ज्यादा एग्जिस्ट करता है, काफी ज्यादा परसेंटेज एग्जिस्ट करता है, इनॉल ज्यादातर मॉलिक्यूल में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन दूसरे वाले का अमाउंट काफी कम रहेगा। समझ में आ गया? तो अब इस परसेंटेज इनॉल कंटेंट को हम क्या करेंगे आसानी से समझने के लिए इसको दो केसेस में पढ़ेंगे। शुरुआत में ऐसे जनरल केसेस देखेंगे जिसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो कि क्वेश्चंस में ज्यादा पूछे जाते हैं, और फिर ऐसे एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे जहां पर इनॉल के परसेंटेजेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन से, जनरल केसेस से। इस जनरल केस में तो हम लोगों ने सबसे पहला वाला केस कौन सा बोल लिया, सबसे पहला केस ये देख लिया कि जनरली जो कीटो फॉर्म जो होता है वो मोर स्टेबल होता है किससे, इनॉल फॉर्म से। कीटो का जो परसेंटेज है वो इनॉल के परसेंटेज से ज्यादा रहता है जनरली। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में यूजुअली कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, कई बार कंपैरिजन आ जाता है एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, एल्डिहाइड को भी कीटो फॉर्म ही बोलते हैं क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ रहता है इसीलिए। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कई बार कंपैरिजन पूछ लेता है कि किसका परसेंटेज इनॉल ज्यादा होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। ठीक है, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। इसका जब हम इनॉल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड यहां रखेंगे और हाइड्रोजन यहां ले जाएंगे। इसका जो इनॉल बनेगा ये हो जाएगा CH2 CH, और ये हो जाएगा OH। ठीक है, ये कीटो है और वो इनॉल है। ये तो हो गया एल्डिहाइड के केस में। दूसरा कौन सा हो जाएगा, कीटोन वाला केस हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 A डबल बॉन्ड C, और ये हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा बेटा CH3। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन दोनों में ही इनॉल का परसेंटेज काफी कम रहता है। दोनों में क्या होगा, ये जो इनॉल है ये यहां पर लेस देन 1% होगा, ये भी लेस देन 1% होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 99% होगा, और ये भी ग्रेटर देन 99% होगा। ठीक है, दोनों ही केस में चाहे हम जनरल एल्डिहाइड बोले या जनरल कीटोन बोले, दोनों के जो इनॉल का परसेंटेज रहता है ये काफी कम होता है। लेकिन एल्डिहाइड के इनॉल का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है कीटोन के इनॉल से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसमें एक्चुअल में ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, ये लेस देन 1% तो रहेगा दोनों में ही, लेकिन इसका जो परसेंटेज रहता है ये करीबन 10⁻⁻⁴% रहता है। इसका जो परसेंटेज रहता है ये 0.02% या 0.2% ऐसा कुछ रहता है। मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रखी है बेटा। ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक्चुअल में दोनों का ही इनॉल कम है, लेकिन एल्डिहाइड के इनॉल का जो परसेंटेज होता है वो स्लाइटली ज्यादा होता है किससे, कीटो का जो इनॉल बन रहा है उसके परसेंटेज से। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर दो एल्काइल ग्रुप है। दो एल्काइल ग्रुप के कारण अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कि यहां पर क्या होता है, ये दो एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, किसका, कीटोन का। जबकि एल्डिहाइड में एक ही तरफ प्लस आई ग्रुप है, तो यहाँ दो प्लस आई ग्रुप होने के कारण इसका जो कीटो ग्रुप होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, किसका, कीटोन का। तो कीटोन में जो परसेंटेज होता है वो स्लाइटली ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड के। समझ में आ गया? तो यहां पर ये ज्यादा स्टेबल होता है कीटो फॉर्म ऑफ कीटोन
एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। तो इसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और इसलिए इसका परसेंटेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं, जनरली इनॉल ऑफ एल्डिहाइड, इनॉल परसेंट ऑफ एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन। लेकिन ध्यान रखना ये जनरल एल्डिहाइड जनरल कीटोन के एग्जांपल्स हैं, एक्सेप्शनल केसेस में अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल एल्डिहाइड सिंपल कीटोन में क्या होगा, एल्डिहाइड का जो परसेंटेज रहेगा दोनों में ही कम रहेंगे काफी, लेकिन एल्डिहाइड में जो इनॉल का परसेंटेज रहेगा वो कीटोन के इनॉल के परसेंटेज से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कौन सा बेटा, दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में कई बार हमें क्या पूछ लेता है, ये ओपन चैन और साइक्लिक चैन, इनके इनॉल के परसेंटेज का कंपैरिजन पूछ लेता है। ठीक है, किसका, ओपन चैन का और साइक्लिक चैन का। एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है 3-पेंटेनॉन, इसका जो इनॉल बनेगा, इनॉल कैसे बनाएंगे, यहां से हाइड्रोजन जो है यहां शिफ्ट करेंगे और यहां से पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा OH। यहीं पर एक साइक्लिक कीटोन ले लेते हैं हम, यहां पर ये साइक्लिक चैन हो गई। अब यहां पर जो इनॉल बनेगा ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड इधर ले आएंगे, इधर का हाइड्रोजन वहां शिफ्ट कर देंगे, ये इसका इनॉल हो गया। ठीक है, अगेन यहां पर भी दोनों जगहों पर इनॉल का परसेंटेज काफी कम होने वाला है, दोनों जगह कीटो ही ज्यादा स्टेबल होंगे इनॉल से, लेकिन साइक्लिक वाली चैन में जो इनॉल का परसेंटेज रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, ये ऊपर वाले में जो परसेंटेज है ये नियरली 10⁻⁻⁴% के नियर बाई रहेगा, लेकिन नीचे जो रहता है ये 1.2% के नियर बाई रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों में ही कीटो फॉर्म, इसका कीटो फॉर्म इसकी इनॉल से ज्यादा स्टेबल है, इसका कीटो फॉर्म इसकी इनॉल से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन दोनों की इनॉल के परसेंटेज को कंपेयर करेंगे तो इनॉल परसेंटेज ऑफ साइक्लिक चैन इज ग्रेटर देन इनॉल परसेंटेज ऑफ ओपन चैन। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ OH है और यहाँ इन ग्रुप के कारण रिपल्शन होगा, इस रिपल्शन के कारण ये जो OH है, ये OH इतने अच्छे से रोटेट नहीं हो पाता। यहां देखना ये OH है, तो इसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती। एंट्रोपी वाला फैक्टर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा था बेटा, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में एंट्रोपी पढ़ा है, रैंडमनेस पढ़ा है। तो यहाँ पर इन ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण ये जो OH है ये इतने अच्छे से फ्रीली रोटेट नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर जो OH है बेटा, किसमें, इस साइक्लिक वाले चैन में जो OH है, यहाँ साइड में ऐसा कुछ रिपल्शन नहीं है, और कुछ रिपल्शन नहीं होने के कारण ये OH क्या हो सकता है, बहुत ही इजीली फ्रीली रोटेट हो सकता है। और फ्रीली रोटेट होने के कारण इसकी जो एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उसके कारण थोड़ी सी ज्यादा इसका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, ये नियरली 1% ही है वैसे भी। ठीक है ना, ये नियरली 1% ही है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, बस इतना हम बोल सकते हैं। उसकी इनॉल के कंपैरिजन में इसका इनॉल थोड़ा ज्यादा बनेगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा एग्जांपल। इस इन दोनों एग्जांपल का कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, बट इन दोनों में ही इनॉल का परसेंटेज कम है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चौथा एग्जांपल पढ़ते हैं। ये क्या है, अगर कहीं पर एडजेसेंट डाइकीटोन हुआ, किसी मॉलिक्यूल में एडजेसेंट अगर डाइकीटोन होता है, एडजेसेंट डाइकीटोन को हम क्या बोलते हैं, 1,2 डाइकीटोन भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि साइड बाई साइड कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O, कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये कौन से कंपाउंड में देख रहे हैं, ये ओपन चैन में देख रहे हैं, साइक्लिक चैन में ये अलग परसेंटेजेस निकल कर आते हैं। ठीक है, ओपन चैन में जब हम देखेंगे, कहने का मतलब ये कुछ ऐसा है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है, साइड बाई साइड कार्बन पर जब C डबल बॉन्ड O होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट डाइकीटोन बोलते हैं, या 1,2 डाइकीटोन बोलते हैं। इसका जब इनॉल बनेगा, इसका जब इनॉल बनेगा तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो वो जो कंपाउंड बन रहा है जो इनॉल, उसको बहुत ज्यादा किसी फैक्टर से स्टेबिलिटी तो नहीं मिल रही है, हाँ, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये दोनों अपोजिट साइड होने के कारण इसमें कम रिपल्शन रहेगा। अपोजिट साइड होने के कारण इसमें क्या होगा, रिपल्शन कम रहेगा। तो अपोजिट साइड तो रहते ही हैं, दूसरी चीज C डबल बॉन्ड O बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो 2 C डबल बॉन्ड O आ रहे हैं यहाँ पर एज कंपेयर टू उस दूसरे कंपाउंड के। ठीक है, तो इसका परसेंटेज काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जो इनॉल फॉर्म ऑफ एडजेसेंट डाइकीटोन होता है ये नियरली हम 0% मान लेते हैं, और ये जो डाइकीटोन वाला जो फॉर्म है ये नियरली 100% मान लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ ये वाले कंपाउंड में भी इनॉल का परसेंटेज काफी कम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ वाला एग्जांपल देखते हैं। इन केस अगर जो इनॉल वाला जो कंपाउंड है अगर वो एंटी एरोमेटिक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले चैप्टर में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सारी चीजें निकालना सीखते हैं। तो उसमें अगर कहीं पर इनॉल एंटी एरोमेटिक आ रहा है तो इसके केस में इसका परसेंटेज फिर से हम नियरली क्या मान लेंगे, 0% मान लें। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ देखना बेटा, अगर ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, ये कीटो फॉर्म हो गया, इसका अगर हम इनॉल बनाते हैं तो पाई बॉन्ड यहाँ ले आएंगे, एच वहां पर ले आएंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये OH हो गया। ठीक है, किसी को लगेगा सर इधर डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, उधर नहीं बना सकते बेटा, कंटिन्यूअस 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं रखते रिंग के अंदर। ठीक है ना, तो हम जो पाई बॉन्ड बनाएंगे वो इधर वाले हाइड्रोजन को ही निकाल कर बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ लाएंगे, ये हाइड्रोजन उधर चला जाएगा। अब आपको क्या दिखेगा, ये वाला जो रिंग है ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है ना, ये वाला जो रिंग है ये एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के रूल पढ़ रखे हैं हम लोगों ने। इसके रिंग के अंदर कंप्लीट कंजुगेशन है, प्लानर रिंग है, और दूसरी चीज नंबर ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में वो कितना है, 4 है। ठीक है ना, तो 4n+2 के फॉर्म में होते हैं तो एरोमेटिक होता है, 4n अगर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉन्जुगेशन में तो एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अब ये एंटी एरोमेटिक हो गया इसलिए इसका जो परसेंटेज रहेगा ये नियरली क्या रहेगा, 0%। इसके इनॉल का परसेंटेज और कीटो का जो फॉर्म रहेगा वो नियरली क्या रहेगा, 100%। समझ में आ गया बेटा। तो जनरली हम क्या बोलते हैं हर जगह पर, ये अभी तक हमने जितने भी 5 एग्जांपल देखे हैं, यहाँ पर जो कीटो वाले जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है, उनके परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू इनॉल। लेकिन हमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस पर पूछे जाते हैं। तो अब हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे जहां पर इनॉल के जो परसेंटेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कुछ देखने वाले हैं एक्सेप्शनल केसेस। अब इस एक्सेप्शनल केसेस में सबसे पहला और जो बहुत ज्यादा जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, एरोमेटिक। इन केस अगर इनॉल जो है ये एरोमेटिक हो जाए तो ऐसे केस में इनका परसेंटेज नियरली क्या मान लेते हैं हम, 100% मान लेते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे पहले हमने क्या देखा था, अगर इनॉल एंटी एरोमेटिक है तो वो नियरली 0% होगा, लेकिन अगर इनॉल एरोमेटिक आ गया तो उसका परसेंटेज हम क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखना, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मिनट बेटा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O। इसका जो हम इनॉल बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, यहां से पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेंगे और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहां शिफ्ट करेंगे। तो इसका जो इनॉल बनेगा ये एक्चुअल में फिनॉल हो गया, ये बेंजीन की रिंग हो गई, एरोमेटिक रिंग हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड क्या हो गया, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। अब ये कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो गया इसका मतलब क्या है, इसका जो परसेंटेज है ये नियरली 100% मान लेंगे और इसका जो परसेंटेज है ये 0% मान लेंगे। आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है बेटा, बस ये कंपैरिजन याद रखना है कि ऐसे कंपाउंड में क्या हो जाएगा कि जो इनॉल का जो परसेंटेज होगा वो काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कीटो के फॉर्म के। तो जनरल केसेस में तो कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ इनॉल को किससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो जब हम एरोमेटिक पढ़ते हैं, एरोमेटिक वाला टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, तो वहां पर ये डिस्कस करते हैं कि जहां पर भी एरोमेटिसिटी होगी वो मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबिलाईज कर देता है। ठीक है, तो उसके कारण इसका परसेंटेज काफी ज्यादा होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल इसी तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जहां पर आपको एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाई दे सकता है। एग्जांपल के लिए एक दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ साइड बाय साइड कार्बन पर 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसका जब हम इनॉल बनाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड यहाँ ला रहे हैं और इसका जो हाइड्रोजन है वहां शिफ्ट कर देते हैं। ये कैसे हो जाएगा बेटा, यहाँ देखना, ये हो जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिक हो जाएगा, क्यों, इस मॉलिक्यूल को हम कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, ये हो गया OH, ये हो गया O- और ये प्लस, और ये हो जाएगा O- और ये प्लस। ठीक है, तो अगर आप उसमें कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। अगर कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो 4n+2। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में वो हो रहा है। तो
ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। अब ये भी एरोमेटिक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि इसका जो परसेंटेज होगा, भले ये इनॉल है लेकिन इसका परसेंटेज नियरली 100% होगा, और जबकि इसका परसेंटेज 0% होगा। ठीक है, बहुत ही कम नेग्लिजिबल अमाउंट रहेगा ये। ठीक, एक और भी ऐसा एग्जांपल आ सकता है, यहां देखना, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा इसको ट्रिकी बना सकता है। ये वाला मॉलिक्यूल देखना, लेकिन इस मॉलिक्यूल में भी टॉटोमेरिज्म में है बेटा। क्यों टॉटोमेरिज्म है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है क्या, एक्स डबल बॉन्ड वाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद ये जो कार्बन है इस पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन पर, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर इसका एक क्या बनेगा, टॉटोमर बनेगा, जिसमें ये पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ से H शिफ्ट कर दिया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया और इस O के पास क्या चला गया, OH। ये भी इनॉल जो है ये क्या दिख रहा है, फिर से वही बन गया जो ऊपर वाले कंपाउंड में बना था। समझ में आ रहा है? तो इसका जो परसेंटेज होगा नियरली क्या हो जाएगा, 100%, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ऊपर वाले मॉलिक्यूल में ये इनॉल बनाना बहुत सिंपल था, लेकिन ये स्पेस टॉटोमेरिज्म वाला केस दिखाई दे रहा है। ये लास्ट वाले कार्बन से, इसको कई बार पैरा टॉटोमेरिज्म भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, कई बार इसे क्या बोलते हैं, वो पैरा पोजीशन वाले, वो जो गया है हाइड्रोजन। ठीक है, तो कई बार इसको पैरा टॉटोमेरिज्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां से जो हाइड्रोजन गया है उसके कारण ये पाई बॉन्ड इधर इधर शिफ्ट हो जाएंगे और उसके कारण ये क्या हो जाएगा, बेंजीन की रिंग बन जाएगी। ठीक है, यहां पर भी इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है, दूसरे तरीके का मॉलिक्यूल दिया हुआ रहता है लेकिन उसमें दोनों जगह देखना है। अगर कीटो वाला भी एरोमेटिक है और इनॉल भी एरोमेटिक है तो अलग बात है। अगर कीटो एरोमेटिक नहीं है और सिर्फ इनॉल एरोमेटिक है तो उसका परसेंटेज 100% होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल दे रखा है, यहां देखना बेटा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया ये डबल बॉन्ड और ये हो गया NH, ये लोन पेयर हुआ यहाँ पर। ये कीटो फॉर्म है लेकिन ये ऑलरेडी एरोमेटिक है। ठीक है, और इसका जब हम क्या बनाएंगे, इनॉल बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, इस नाइट्रोजन के पास से हाइड्रोजन वहां शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये हो गया। तो यहाँ क्या दिखेगा, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, बहुत यूनिक एग्जांपल क्यों है, क्योंकि इसमें ये भी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इस डबल, ये पाई बॉन्ड को ना देखकर इसको माइनस और प्लस करके देखेंगे हम। तो प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ऐसे देखेंगे। इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे देख सकते हो आप। ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके ऑक्सीजन पर निगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो ये एक्चुअल में एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब ये क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अब जो इनॉल है वो 100% है। इनफैक्ट इसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रेजोनेंस है, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिख रहा है, जबकि यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा डोनर होता है एज कंपेयर टू इधर के ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहां पर जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये लोन पेयर क्या होता है, ये बेटर लोन पेयर डोनर होता है। ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक है, वो भी एरोमेटिक है, दोनों में किसी एक का परसेंटेज, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इनॉल का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं, इनफैक्ट यहाँ कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल है और ये कीटो का परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा होगा। तो ये यूनिक केस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके पहले वाले तीनों एग्जाम्पल में क्या दिख रहा था, सिर्फ इनॉल ही एरोमेटिक था, लेकिन यहाँ कीटो इनॉल दोनों एरोमेटिक थे। ठीक है, तो फिर हम दूसरे फैक्टर से देखेंगे कि कहाँ रेजोनेंस ज्यादा आसानी से हो रहा है। ठीक है बेटा, ठीक, तो ये तो हो गया क्या चीज, एक्सेप्शनल केसेस का पहला केस कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक, अब इसमें जो दूसरे केस आते हैं, एरोमेटिसिटी के अलावा दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या हो सकता है, जो इनॉल है वो ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो दूसरे फैक्टर कौन से हैं? दूसरे फैक्टर होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इंट्रामोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक होता है हमारा। तो ये जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कई बार ऐसा होता है कि जो इनॉल बनते हैं उन इनॉल में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, उसके कारण वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। या फिर अगर उसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाता है,
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाए या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन किसके लिए देखते हैं हम? एल्कीन के लिए, कार्बोकेटाइन के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन वाली चीजें, ठीक है। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऊपर पहले वाले दो ही फैक्टर देखते हैं। कई मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाता है, उसके कारण इनॉल का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, कौन सा? अल्टरनेट डाइकीटोन, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? अल्टरनेट डाइकीटोन। अल्टरनेट डाइकीटोन को और क्या बोलते हैं बेटा? 1,3 डाइकीटोन। इसके पहले हम लोगों ने एक नाम क्या बोला था? एडजेसेंट डाइकीटोन। तो जहां साइड बाय साइड कार्बन पर कीटोन ग्रुप होता है उसे 1,2 डाइकीटोन या एडजेसेंट डाइकीटोन बोलते हैं। एक कार्बन छोड़कर अगर सी डबल बॉन्ड ओ होता है तो उसे 1,3 डाइकीटोन या फिर अल्टरनेट डाइकीटोन बोलते हैं, लेकिन ये ओपन चेन में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड में इनॉल की स्टेबिलिटी बहुत बार ज्यादा हो जाती है। एग्जांपल ध्यान से देखना, अल्टरनेट डाइकीटोन बोलते किसको है? ये हो जाता है CH3 सी डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये सी डबल बॉन्ड O, और ये हो CH3। अब यहां दोनों सी डबल बॉन्ड O में से किसी एक को इनॉल बनाएंगे, दोनों को नहीं, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देते हैं और ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट कर देते हैं। इससे जो इनॉल बनेगा ये क्या होगा? CH3, ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा CH3। अब इस मॉलिक्यूल में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगे बेटा। क्या देखने को मिलेंगे? सबसे पहले यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। कौन सा? यहाँ देखना, ये ऑक्सीजन हुआ इसी मॉलिक्यूल के अंदर, और ये हाइड्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड है वाला हाइड्रोजन है। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है इसलिए इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ नया बॉन्ड बन गया। तो नॉर्मली तो हमने क्या बोला था कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ ज्यादा स्टेबल होते हैं या ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। लेकिन यहां पर अगर ऐसा केस आ गया तो यहाँ एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने के कारण ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और दूसरी चीज, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन सा है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला फैक्टर भी है। जैसे यहाँ दिखेगा आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर है। समझ में आ गया? तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। तो यहाँ दो फैक्टर काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर भी काम कर रहा है, और साथ में कॉन्जुगेशन वाला जो फैक्टर है ये भी काम कर रहा है। इन दोनों फैक्टर के कारण क्या हो जाता है? इनॉल का जो परसेंटेज है यहाँ पर वो ज्यादा हो जाएगा। इनफैक्ट इसका जो परसेंटेज है वो नियरली 76% हो जाता है बेटा। समझ में आया? तो ऐसे वाले कंपाउंड में जहां अल्टरनेट डाइकीटोन आ रहे हैं, वहां पर वो सी डबल बॉन्ड ओ, एक ही सी डबल बॉन्ड ओ को इनॉल बनाना है, दोनों को नहीं। अदरवाइज फिर वो लेस, बहुत ही कम स्टेबल हो जाएगा। एक को कीटोन ही रखना है, एक कीटो फॉर्म को इनॉल में कन्वर्ट करना है, और उसका परसेंटेज यूजुअली ज्यादा रहता है। इन दोनों फैक्टर के कारण वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये जो अल्टरनेट डाइकीटोन होते हैं उसमें ये जो साइड वाले जो ग्रुप्स हैं, CH3 की जगह दूसरे दूसरे वो ग्रुप्स रख देते हैं, और ये पूछते हैं कि किसमें परसेंटेज इनॉल ज्यादा होगा, परसेंटेज इनॉल कम होगा। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पर जो प्रेजेंट जो ग्रुप है वो ग्रुप जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे इनॉल के परसेंटेज पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि यहां पर जो भी अल्टरनेट डाइकीटोन होगा, जैसे सी डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH2, ये हो गया सी डबल बॉन्ड O, यहां पर जो ग्रुप्स हैं ये ग्रुप्स बदल सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स कौन से होंगे इस पर डिपेंड करेगा कि इनॉल का परसेंटेज बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। तो पहले हम रूल सीख ले रहे हैं, फिर बाद में इसका रीजन भी समझ लेंगे जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसी लेक्चर में हम मैकेनिज्म भी देखने वाले हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा होता क्यों है, ये रूल ऐसे है क्यों, ठीक है। लेकिन पहले रूल पढ़ लेते हैं बेटा। यहां पर देखना कि ये जो आर की जगह अगर मान लेते कॉन्जुगेशन आ गया, बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन बढ़ गया, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे केस में इनॉल का परसेंटेज और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनॉल और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस के कारण। अगर यहां कोई ऐसी चैन रखी हुई है जिसमें कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है, या उसके अलावा इसमें अगर -M ग्रुप प्रेजेंट है,
ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट है, माइनस एम किसको बोलते हैं? निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो अगर माइनस एम ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे केस में यहाँ पर जो इनॉल का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा बेटा? ये बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन इन केस यहां पर अगर प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट है, आर की जगह पर अगर प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में यहां पर जो इनॉल का जो परसेंटेज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो प्लस एम रहेगा तो इनॉल का परसेंटेज कम होगा, लेकिन अगर माइनस एम ग्रुप होगा या कॉन्जुगेशन होगा तो ऐसे केस में इनॉल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, ये है C डबल बॉन्ड O, और ये है NO2। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है? CH3, C डबल बॉन्ड O, एक मिनट बेटा, C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा OCH3। ठीक है। तो यहां पर दो मॉलिक्यूल हैं। अब हमें पूछ रहा है दोनों का जब इनॉल बनेगा तो किसके इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा? ये खुद इनॉल नहीं है, अभी हम इनॉल बनाएंगे। यहां पर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करके, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करके, यहां पर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करके, हाइड्रोजन उधर शिफ्ट करके। ठीक है। तो हम इनॉल बनाते हैं, लेकिन ये कीटो फॉर्म है उसका। इनका जब इनॉल बनाएंगे तो उसमें इनॉल का परसेंटेज कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर ये माइनस एम ग्रुप हुआ, NO2 का माइनस एम इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है। जबकि ये जो OCH3 है ये प्लस एम ग्रुप है, तो माइनस आई भी होता है लेकिन प्लस एम उसका डोमिनेटिंग होता है। ठीक है। तो प्लस एम ग्रुप के कारण उसका जो इनॉल का जो परसेंटेज होगा ये कम हो जाएगा। यहीं पर यहां पर जो माइनस एम ग्रुप है उसके कारण इसका इनॉल का जो परसेंटेज होगा ये बढ़ जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा? ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है। तो इनॉल ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल और इनॉल ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल, इन दोनों में इनॉल ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा सेकेंड वाले कंपाउंड के इनॉल के परसेंटेज के। ठीक है। इसको और कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब इसमें ये देखते हैं, अलग अलग ग्रुप को चेंज करके देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्जुगेशन भी आ सकता है, किस तरीके से दूसरे प्लस एम ग्रुप भी आ सकते हैं। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर हम लोगों ने एक बेंजीन वाला ग्रुप ले लिया जो कि ये अल्टरनेट डाइकीटोन के आसपास प्रेजेंट है। ठीक है, एक हम लोगों ने बेंजीन वाला ग्रुप ले लिया, और इसमें क्या होगा? इसका जब इनॉल बनाएंगे तो ये बेंजीन तो एज इट इज रहेगा। ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये C, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा? ये बेंजीन की रिंग हो जाएगी। समझ में आया? एक तो ये इनॉल हुआ। अभी तीन अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उनका इनॉल बनाते हैं, फिर तीनों को कंपैरिजन करेंगे। ठीक। यहाँ पर एक फिर दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3। ठीक है। इसका जब हम इनॉल बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये CH, ये डबल बॉन्ड C, ये OH, और ये CH3। ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तीसरा मॉलिक्यूल क्या करने वाले हैं, यहाँ ध्यान से देखना बेटा। यहाँ CH3, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OCH3 रख दिया, ये प्लस एम ग्रुप रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, ये होगा OH, और ये हो जाएगा OCH3। आपको क्या दिखाई देगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब जगह है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक ही कीटोन को इनॉल में कन्वर्ट करना है, दोनों को नहीं। ठीक है, वरना वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, फिर मतलब सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर एक ही C डबल बॉन्ड को OH में किया है। तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस तो है, लेकिन कॉन्जुगेशन वाले केसेस तीनों में अलग हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन हो गया बेंजीन रिंग के कारण, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसकी इधर भी है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये पूरे रिंग का। तो ये रिंग वाला ये C डबल बॉन्ड O के साथ, ये C डबल बॉन्ड O इस पूरे रिंग के साथ। समझ में आ रहा है? बहुत ही ज्यादा कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन होने के कारण इसका जो इनॉल का जो परसेंटेज होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? यहां पर प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप के कारण यहां का इनॉल का परसेंटेज कम हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका परसेंटेज हम लोगों ने नियरली कितना बोला था, 76%। ये पेंटेन 1,3 डाइओन का, ठीक है, इसका 76% था। एक्स्ट्रा उसमें कॉन्जुगेशन आ गया तो यहाँ परसेंटेज बढ़ जाता है, इनफैक्ट ये नियरली 96% हो जाता है इसका इनॉल का परसेंटेज। वहीं पर अगर प्लस एम ग्रुप आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी काफी कम हो जाती, इनफैक्ट ये नियरली 7% ही रह जाता है, इतना कम स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब इसमें कीटो का ही परसेंटेज ज्यादा रहेगा, इनॉल का परसेंटेज ज्यादा नहीं होगा। उन सारे केसेस में इनॉल का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, लेकिन जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा इनॉल का परसेंटेज भी उतना ज्यादा होगा। तो आपको समझ में आ रहा है, ये तो नॉर्मल जो ग्रुप था, कार्बन की जो चैन थी वो हो गया। इसके ऊपर वाला जो कंपाउंड आपको दिख रहा है वो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन आने के कारण, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के फैक्टर आने के कारण वहां परसेंटेज बढ़ गया, और यहां पर स्टेबिलिटी कम होने के कारण इसका परसेंटेज काफी कम हो गया। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने जो रूल पढ़ रखा है, प्लस एम माइनस एम से कैसे या कॉन्जुगेशन से कैसे स्टेबिलिटी कम ज्यादा होती है, उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल ऑर्डर पढ़ सकते हैं। वो जनरल ऑर्डर क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ ध्यान देना। अगर मान लेते हैं हमारे पास दोनों तरफ बेंजीन की रिंग है इस अल्टरनेट डाइकीटोन में, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इनॉल परसेंटेज काफी ज्यादा होगा। ठीक है, कौन से कंपाउंड से, उस कंपाउंड से जिसमें केवल एक ही तरफ बेंजीन की रिंग है। ठीक है, फिर इसका जो इनॉल का परसेंटेज होगा वो और ज्यादा होगा किससे, ऐसे कंपाउंड से जिसमें एक ही तरफ CH3 नहीं, दोनों तरफ CH3 हो गए, मतलब दोनों तरफ के बेंजीन हमने हटा लिए, तो फिर इसमें इनॉल का परसेंटेज और कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उससे भी कम कौन सा हो जाएगा, जहां पर कंपाउंड के पास एक CH3 की जगह एक OCH3 आ गया। ठीक है, और वहीं पर कंपाउंड के पास दो OCH3 आ गए। समझ में आ गया, तो जैसे जैसे ये स्टेबिलिटी वाले फैक्टर कम होते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे परसेंटेज इनॉल कंटेंट भी कम होते जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है वो किसका है, इनॉल के परसेंटेज का ऑर्डर है। ठीक है, ये तो कीटो वाले फॉर्म है, लेकिन इनका जो इनॉल बनेगा उनके परसेंटेज का कंपैरिजन है ये। समझ में आया बेटा। ठीक है, ये तो एक फैक्टर हो गया कि प्लस एम माइनस एम से कैसे फर्क पड़ सकता है। अब एक और भी चीज देखते हैं, क्राउडिंग से भी फर्क पड़ सकता है। ठीक है, बहुत बार क्या हो जाता है, क्राउडिंग के कारण भी इनॉल का परसेंटेज कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां ध्यान देना, जैसे ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH, ये CH3 है। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3 है। ठीक है, एक मिनट बेटा, पहले ये तो हम बेसिक कंपाउंड ले लेते हैं। एक कंपाउंड ये हो गया, इसका जो इनॉल होगा ये वही कंपाउंड है, ओरिजिनल वाला कंपाउंड जिसका इनॉल हम लोगों ने सबसे पहले कंपेयर किया था, पेंटेन 1,3 डाइऑन। ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये CH3। अब देखना यहाँ पर क्राउडिंग के कारण क्या फर्क होगा। यहाँ एक दूसरा मॉलिक्यूल ले आते हैं, ये CH3, ये CH, इधर हम लोगों ने थोड़ी क्राउडिंग ले आई, ये CH3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH, एक मिनट, CH नहीं होगा वो, यहाँ CH3 है, हाइड्रोजन तो हट जाएगा, ये हो जाएगा OH, और ये CH3 हो गया। ठीक है, एक और भी कंपाउंड ले आ सकते हैं हम, कौन सा, यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये C, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये हो गया C, ये CH3, ये CH3, और ये CH3, और ये C डबल बॉन्ड O। यहाँ आपको दिख रहा होगा हम लोग जो ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं इसमें क्राउडिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब इसका जब इनॉल बना रहे हैं हम, तो ध्यान देना बेटा, मैं इसको शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूँ, ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन से लिख रहा हूँ, ये OH। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये तीनों मॉलिक्यूल में इनॉल का परसेंटेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, इनॉल का फॉर्मेशन डिफिकल्ट हो जाएगा जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ते जाएगी। यहाँ थोड़ी क्राउडिंग आ गई, वहाँ तो कोई बहुत ज़्यादा क्राउडिंग थी नहीं, यहाँ एक क्राउडिंग आ गई, यहाँ क्राउडिंग और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि क्राउडिंग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे इनॉल का जो परसेंटेज होगा ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया, मतलब इन तीनों में किसका इनॉल सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का इनॉल सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का। इसमें तो इनॉल का परसेंटेज 0% के नियर बाई पहुंच जाएगा।
समझ में आया? मतलब क्राउडिंग का भी इफेक्ट पड़ सकता है, जितनी ज्यादा क्राउडिंग होते जाएगी वहां पर रिपल्शन के कारण उसके बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबसे लास्ट केस कौन सा है? एक दूसरा एग्जांपल। अभी तक हम जितने भी देख रहे थे वो अल्टरनेट डाइकीटोन वाले एग्जांपल थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो सारे केसेस वाले रीजन के लिए। ठीक है, एक दूसरा क्या हो सकता है? एडजेसेंट डाइकीटोन का एग्जांपल। एडजेसेंट डाइकीटोन, लेकिन कहां पर? साइक्लिक रिंग में, साइक्लिक चेन में। हमने एडजेसेंट डाइकीटोन कहां डिस्कस किया था? 1,2 डाइकीटोन कहां डिस्कस किया था? ओपन चेन में। लेकिन अगर साइक्लिक चेन होती है, ऐसे रिंग वाला कंपाउंड होता है, इसमें साइड बाय साइड कार्बन पर अगर कीटोन है, तो इसका इनॉल बनाने के बाद वो इनॉल काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों? यहां देखना, यहां पर हम क्या ले आए? यहां पर पाई बॉन्ड ले आए और ये हो गया OH। यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आने के कारण वहां क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इनफैक्ट यहां पर भी इनॉल का परसेंटेज नियरली क्या हो जाएगा? सॉरी, 0 नहीं, 100। यहाँ पर भी इनॉल का परसेंटेज नियरली क्या हो जाएगा? 100%। और यहाँ जो कीटो वाला फॉर्म है वो नियरली क्या रहेगा? 0%। मतलब काफी कम परसेंटेज होगा यहाँ कीटो वाले फॉर्म का। तो हमने यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस देख लिए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या एरोमेटिसिटी के कारण क्या हो सकता है? इनॉल के परसेंटेज बढ़ सकते हैं, अदरवाइज जनरल कंपाउंड में तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो पहला वाला कंसेप्ट पढ़ रखा है, परसेंटेज इनॉल कंटेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा हमें, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग तरीके के। क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इनॉल कंटेंट। अब परसेंटेज इनॉल कंटेंट निकालना है, तो सबका इनॉल बनाकर देखते हैं। इसका इनॉल जो बनेगा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा पाई बॉन्ड। इसमें जो इनॉल बनेगा, यहाँ तो प्लस M ग्रुप दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया OH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो इनॉल बनेगा ये हो जाएगा COH, ये डबल बॉन्ड CH2, ये तो CH3 है। इसका जो इनॉल बनेगा वो कौन सा होगा बेटा? यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा OH के बाद। तो आपको क्या दिखाई देगा? वो तो एरोमेटिक बन गया। ठीक है, इसका जो इनॉल है ये एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा जो परसेंटेज हो जाएगा ये 4th का हो जाएगा। समझ में आ गया? ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ क्या दिखाई देगा? इस इनॉल में ये क्या है? ये प्लस M वाला ग्रुप है। ये प्लस M वाला क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी काफी कम कर देगा। तो ये जो सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है, इसका जो इनॉल का जो परसेंटेज होगा ये काफी कम होने वाला है। ठीक है, अब मेनली हमें कंपेयर करना है थर्ड में और फर्स्ट में। अगर फर्स्ट में आप इनॉल को देखोगे तो यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, जबकि यहाँ कितने दिख रहे हैं? 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट का इनॉल परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू थर्ड। तो यहाँ किससे देख लिया हमने? फर्स्ट और थर्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन से, क्योंकि दोनों कीटोन थे। अगर एक एल्डिहाइड होता, एक कीटोन होता, तो फिर हम ज्यादा स्टेबल किसको मान लेते? एल्डिहाइड को मान लेते। बट यहाँ दोनों ही कीटोन है, तो ऐसे केस में उसका जो इनॉल होगा वो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट वाले सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर इनॉल बनाना है। फिर से क्या दिखेगा? यहाँ पर जब इनॉल बनाएंगे हम तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा क्या चीज? ये प्लस M ग्रुप। प्लस M के कारण इसकी स्टेबिलिटी काफी कम हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये एल्डिहाइड है बेटा, तो यहाँ पर जो इनॉल बनेगा ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CHOH। ठीक है, यहाँ पर जो इनॉल बनेगा, यहाँ देखना, ये डबल बॉन्ड तो पहले से था, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा OH। ठीक है, और ये तो क्या हो गया? ये कीटोन हो गया CH3, ये C डबल बॉन्ड O, नहीं, OH बनाना है हमें इनॉल बनाते समय, और ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब यहाँ सबसे ज्यादा कौन दिखाई देगा? ये स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है बेटा, रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ परसेंटेज होगा इनॉल जो होगा वो किसका होगा? थर्ड का होगा। इस थर्ड के बाद ये प्लस M के कारण इसकी स्टेबिलिटी काफी कम हो जाएगी, तो यहाँ फर्स्ट क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मेन चीज रह गई है ये सेकेंड वाला केस और वो फोर्थ वाला केस। ये है एल्डिहाइड और वो है क्या है? कीटोन। तो हम लोगों ने क्या बोला है? ज्यादा परसेंटेज किसका होता है?
एल्डिहाइड वाले का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड वाले का जो इनॉल का जो परसेंटेज रहेगा ये ज्यादा होगा किससे, फोर्थ वाले से। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच विल हैव हायर इनॉल कंटेंट, किसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। यहां क्या दिख रहा है, ये कीटोन, यहां पर क्या दिख रहा है, ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का इनॉल का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये बी वाले में देखते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, प्लस एम वाला ग्रुप है। ठीक है, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O, ये OCH3 आ गया, ये प्लस एम वाला ग्रुप है, लेकिन ये अल्टरनेट डाई कीटोन का एग्जांपल है बेटा। ये CH3 नहीं, यहाँ C2H5 है बेटा। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज तो सिमिलर ही आएगा। ये C2H5, यहाँ दोनों जगह प्लस एम दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, और वो तो कीटोन है, इसका परसेंटेज तो, ये नॉर्मल कीटोन है, ये 10⁻⁻⁴% है, ये बहुत ही कम है। इसका भी कम है, लेकिन ये उस कीटोन वाले से तो ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या बोला था कि यहाँ पर जो अल्टरनेट डाई कीटोन होते हैं इनके इनॉल के परसेंटेज ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्लस एम के कारण कम जरूर होते हैं। एक हमने 7% वाला एग्जांपल भी देखा था, लेकिन इसमें परसेंटेज कम जरूर हो जाएंगे, लेकिन उस कीटो के इनॉल वाले से ज्यादा ही रहेंगे, क्योंकि अल्टरनेट डाई कीटोन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सी वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सी वाला केस क्या दिख रहा है, ये फिर से वही एग्जाम्पल है, ये बी में जो पहला वाला मॉलिक्यूल था, और ये दूसरा अल्टरनेट डाइकीटोन हो गया। अब आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ 2 प्लस एम ग्रुप है और यहाँ नॉर्मल एक ही प्लस एम ग्रुप है, तो यही वाला मॉलिक्यूल है वो। यहाँ 2 प्लस एम ग्रुप है, यहाँ एक ही प्लस एम ग्रुप है, तो एक प्लस एम ग्रुप के कारण स्टेबिलिटी उतनी डिक्रीज नहीं होगी। 2 प्लस एम क्या करेगा, इनॉल परसेंटेज बहुत कम कर देगा, तो इन दोनों में ज्यादा इनॉल परसेंटेज किसका होगा, सेकेंड वाले का होगा। ठीक है, इसके बाद इस फर्स्ट, ये नेक्स्ट वाले एग्जांपल में डी वाले में देखते हैं। ये अल्टरनेट डाइकीटोन है, वो भी अल्टरनेट डाइकीटोन है, लेकिन यहाँ पीएच है। पीएच है मतलब इसकी जगह क्या है, ये एक्चुअल में बेंजीन है। ये पीएच मतलब यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन है, तो ये बेंजीन के कारण एक्स्ट्रा रेजोनेंस आ जाएगा। एक्स्ट्रा रेजोनेंस आने के कारण उसमें इनॉल का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेकंड वाले का इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच विल हैव लेस इनॉल कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ मॉलिक्यूल्स के इनॉल बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं, इसका जब इनॉल बनाएंगे बेटा हम, तो ये हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, ये हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा OCH3। ठीक है, जबकि यहाँ जब बनाएंगे इनॉल तो ये हो जाएगा, इधर है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड C, ये OH, और ये हो जाएगा OCH3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ रेजोनेंस ज्यादा है इसके इनॉल में। ठीक है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। इसका ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये उसके साथ रेजोनेंस में नहीं है, तो इसके इनॉल में कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो इसका इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। लेकिन हमें किसका क्या पूछा है, लेस इनॉल कंटेंट। लेस इनॉल कंटेंट इन दोनों में किसका होगा, इस सेकेंड वाले का। समझ में आया? इसके बाद यहाँ दूसरे वाले मॉलिक्यूल का इनॉल बनाते हैं। यहाँ देखना, ये है डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर क्या है, निगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा OH। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। ये दूसरी जगह पर भी हम बनाकर देखते हैं। इसका जो इनॉल बनेगा, इस पर है निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, OH। इसमें भी रेजोनेंस तो है, लेकिन ये एरोमेटिक वाला केस है, तो एरोमेटिक और ये एरोमेटिक वाले केस में 100% नियरली रहता है इनॉल का परसेंटेज। हमें पूछा लेस इनॉल कंटेंट किस में है, तो किस में होगा, इस सेकेंड वाले में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इस सी वाले एग्जाम्पल को देखना बेटा। इस सी वाले एग्जाम्पल में जब इसका हम इनॉल बनाएंगे, ठीक है, तो इनॉल बनाने के बाद ये कैसे दिखाई देगा, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH, और इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, तो ये एरोमेटिक हो गया। जबकि ये जो दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हो गया OH, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस तो है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। तो यहाँ अगेन ये फर्स्ट वाला एरोमेटिक होने के कारण इसमें ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा, तो लेस इनॉल कंटेंट इस सेकंड वाले में होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं बेटा, यहाँ पर जब हम इनॉल बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा OH।
यहाँ पर जब इसका इनॉल बनाएंगे तो ये तो इधर तो प्लस है, इधर डबल बॉन्ड नहीं ला सकते, इधर डबल बॉन्ड लाएंगे और ये हो जाएगा OH। ठीक है, पाई बॉन्ड इधर, H उधर। अब दोनों में क्या दिखाई देगा, वो एरोमेटिक रिंग है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है और दो कॉन्जुगेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो एरोमेटिक हो गया, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, तो लेस इनॉल कंटेंट इस फर्स्ट वाले में होगा। ठीक है, लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर अगर आप बनाओगे बेटा, इनॉल बनाओगे, तो इसका इनॉल कैसे हो जाएगा, ये N, ये H, ये OH, इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड और ये, तो आपको क्या दिखाई देगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होगा, एरोमेटिक रिंग हो गई है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग हो गई, तो ये एरोमेटिक होने के कारण उससे ज्यादा स्टेबल होगा। ये कैसे भी बने, एरोमेटिक तो नहीं बनेगा सेकेंड वाला केस। ठीक है, ये हो जाएगा OH। रेजोनेंस में ये जरूर है, लेकिन अब वो एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है सेकेंड वाले में, तो यहां पर फर्स्ट वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट वाले का इनॉल कंटेंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकेंड वाले के, तो लेस इनॉल कंटेंट सेकेंड वाले में होगा। समझ में आया। मैं डिटेल में भी एरोमेटिक कैरेक्टर ये सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, वहीं पर एरोमेटिसिटी वाले टॉपिक में ही हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये वाला लेक्चर करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच इज लेस स्टेबल, कीटो या इनॉल। ये नॉर्मल कीटो फॉर्म है या नॉर्मल इनॉल फॉर्म है, तो हमेशा जनरल केसेस में तो कीटो वाला फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या दिख रहा होगा आपको, ये नॉर्मल कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। अल्टरनेट डाइकीटोन वाला तो केस है नहीं, ये प्लस m जरूर है, लेकिन अल्टरनेट डाइकीटोन वाला केस नहीं है, तो यहाँ पर भी कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, कीटो वाला जो फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हमें क्या पूछा था, लेस स्टेबल पूछा हुआ है, एक मिनट, हमें लेस स्टेबल पूछा हुआ है, तो लेस स्टेबल ये हो जाएगा यहाँ सेकेंड, यहाँ पर भी लेस स्टेबल ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच इज मोर स्टेबल। अब यहाँ ध्यान देना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरोमेटिक रिंग है, लेकिन एरोमेटिक रिंग तो ये भी है बेटा, इसको भी आप कैसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो ऐसे, तो एरोमेटिक ये भी है, एरोमेटिक वो भी है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होने वाला है। समझ में आया? दोनों ही एरोमेटिक हैं, यहाँ कोई नॉन एरोमेटिक है ही नहीं। अगर कीटो एरोमेटिक नहीं होता, सिर्फ इनॉल एरोमेटिक होता, तो इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होता। ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी कुछ सिमिलर आपको दिखाई देगा, ये नॉर्मल कीटो, ये नॉर्मल इनॉल वाला है, और इसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर आपको रेजोनेंस में दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसमें बेटर रेजोनेंस होगा। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वाले टॉपिक पर चलने वाले हैं हम, जिसमें हम देखने वाले हैं टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म कैसे होता है, किस तरीके से एक कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट होता है। इससे पहले हमने जो परसेंटेज इनॉल देखे थे वहां सिर्फ स्टेबिलिटी को कंपेयर किया था, यहाँ एक जो टॉटोमर है दूसरे में कन्वर्ट किस तरीके से होता है, कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इस चीज को जब हम दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर टॉटोमेरिज्म के मैकेनिज्म में दोनों तरीके से हो सकता है, ये एसिडिक मीडियम में भी पॉसिबल है, बेसिक मीडियम में भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जो टॉटोमर बनता है हम बोलेंगे कि इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल इन बोथ एसिडिक, इन बोथ एसिडिक as well as basic medium। ठीक है, both acidic as well as basic medium, दोनों मीडियम में वो पॉसिबल है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है ये एसिडिक मीडियम में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो वही एग्जांपल लेते हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा था, कौन सा, एसीटोन का। ठीक है, यहां पर ध्यान देना बेटा, अगर ये एसिडिक मीडियम है तो यहाँ H+ प्रेजेंट रहेगा। आपको कैसे समझ में आ जाएगा, जहां पर भी रिएक्शन में कहीं पर H+ लिखा होगा मतलब आपको समझ जाना है कि वो एसिडिक मीडियम है। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर और H+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो ये H प्लस किससे जाकर अटैच होता है? ऑक्सीजन से। और यहाँ शुरुआत में क्या फॉर्म होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा CH2, CH3 है, तीसरे H को मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के एक लोन पेयर वहां से हट गए हैं। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है किसको? हाइड्रोजन को। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, बहुत ही कम स्टेबल होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक हो सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन को वो अपने ऊपर ले आएगा ताकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ना रहे। ठीक, लेकिन इससे कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 3 ही रह जाएंगे। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होंगे और इसका जो बॉन्ड है वो कहाँ पर शिफ्ट होगा? इस कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन में ये क्या होगा? ये CH3, ये C, ये हो जाएगा OH, उसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से H प्लस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा होगा? ये इनॉल बन गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नेक्स्ट वाली जो स्टेप है, ये वाली स्टेप क्या है? RDS है। RDS मतलब सबसे स्लो स्टेप है, यही डिटरमाइन करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में आपको क्या ध्यान में रखना है? एसिडिक मीडियम में जो RDS होता है, इस RDS वाले स्टेप में क्या बनता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होता है। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा इनॉल बनने के चांसेस होंगे तो हम उस एल्कीन वाले इनॉल को बनाएंगे जिसमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में ध्यान में रखना, लेकिन यहाँ मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम है। जब भी एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा या मेजर इनॉल जो भी बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे? वो मोर स्टेबल इनॉल देखते हुए बनाएंगे, मोर स्टेबल एल्कीन देखते हुए बनाएंगे। एल्कीन वाला जो इनॉल होगा उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? वो हम देखते हैं कॉन्जुगेशन से या हाइपर कॉन्जुगेशन से। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा वो क्या रहेगा? स्टेबल होता है एल्कीन। तो ऐसा वाला इनॉल बनाएंगे हम एसिडिक मीडियम में मेजर। अगर वैसे तो मेनली कीटोन ही ज्यादा स्टेबल होता है, बट कई बार एक से ज्यादा इनॉल बनते हैं, तो एक से ज्यादा जब इनॉल बन रहे हैं तो उसमें कौन सा इनॉल मेजर बनेगा, इसको डिसाइड करने के लिए हम ये देखेंगे मीडियम कौन सा है। अगर एसिडिक मीडियम है तो मोर स्टेबल एल्कीन वाले को इनॉल को चूज करेंगे। ठीक है, पहले बेसिक मीडियम का भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर इसके कंबाइंड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिक मीडियम में ये किस तरीके का, बेसिक मीडियम में किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब यहां CH3 ये हो गया कीटोन, सेम ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं बेटा, यहां हो गया H को मैं अलग दिखा रहा हूं। बेसिक मीडियम मतलब क्या है? OH माइनस। अब ये OH माइनस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है बेटा? ये वाले हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसके H प्लस के जाने के बाद, ठीक है, ये OH माइनस इसका जब H प्लस निकाल लेगा तो इस H प्लस के जाने के बाद यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज होता है ये इस माइनस M के कारण ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ते हैं, वहां पर एसिडिक कैरेक्टर भी जब हम डिसाइड करते हैं तो उसमें ये सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं हम लोगों ने। इसके -M इफेक्ट के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ रेजोनेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, उसके कारण ये आसानी से बन जाता है। CH3 ये O-, ये डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया? अब यहाँ क्या होगा? ये जो वाटर है, ठीक है, इस वाटर में ये O- क्या करेगा? उसका H प्लस ले लेगा। ये जो O- है इस H प्लस को यहाँ से निकाल लेगा। किसके पास से? वाटर के पास से। वाटर के पास से जब H प्लस निकाल लेगा तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा? CH3 ये C ये OH हो जाएगा। उस O- पर इस वाटर का H प्लस चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2। ये OH- एज इट इज रह जाएगा, जैसा शुरुआत वाला जो OH- था वो वापस से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है? ये भी इनॉल बन गया।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आरडीएस वाली स्टेप होती है ये पहले वाले स्टेप होती है जिसमें H प्लस निकल कर जाता है, ये निगेटिव चार्ज बनता है। इसमें ये वाला जो कंपाउंड बनता है, ये वाला जो इंटरमीडिएट बनता है, इसे क्या बोलते हैं? इनोलेट भी बोलते हैं। ये जो एनायन है इसको क्या बोलते हैं? इनोलेट बोलते हैं। ठीक है। और वो जो इनोलेट बनता है वो वाली स्टेप क्या होती है? आरडीएस। तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से होगा। ठीक है। तो बेसिक मीडियम में, ठीक है, बेसिक मीडियम में ये जो एनायन का जो फॉर्मेशन है, एनायन का जो फॉर्मेशन है ये क्या है बेटा? आरडीएस वाले स्टेप है। ठीक है। तो इसमें जब भी हम मेजर प्रोडक्ट निकालते हैं बेसिक मीडियम में, जब भी हम मेजर इनॉल निकालेंगे, ठीक है, इस रिएक्शन में जब भी मेजर इनॉल निकालेंगे तो किसके हिसाब से निकालेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अभी जो हमने दो थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, एक मिनट पहले क्वेश्चन लेते हैं बेटा, यहाँ देखना। मान लेते हैं हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ये हो गया डबल बॉन्ड, एक मिनट, ये हो गया डबल बॉन्ड O और ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, अगर मान लेते हैं हम एसिडिक मीडियम लेते हैं और अगर हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो दोनों में हमें इनॉल बनाना है। लेकिन इनॉल दोनों तरफ बन सकते हैं। यहाँ पर इधर भी डबल बॉन्ड होकर आ सकता है, इधर भी डबल बॉन्ड होकर आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ दो तरीके की इनॉल बन सकते हैं, ध्यान देना। ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OH। दो तरीके की इनॉल बन रहे हैं, लेकिन ये एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में जो मेजर होता है, ये हम लोगों ने क्या बोला है, किसके हिसाब से निकालेंगे? एसिडिक मीडियम में जो मेजर प्रोडक्ट होता है ये किसके हिसाब से निकालते हैं? ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के हिसाब से निकालते हैं। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है? इसके एल्कीन में अगर देखेंगे, अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ दो हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले एल्कीन में अगर आप बात करोगे तो डबल बॉन्ड कार्बन के इधर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है और ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इधर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है? ये मोर स्टेबल है। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा मेजर होगा। ये वाला जो इनॉल होगा तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कौन से मीडियम में बना रहे हैं इसके हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बदल सकता है। कंसेप्ट समझ में आया क्या? एसिडिक मीडियम में हम किसके हिसाब से देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है। वहीं पर बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में फिर से दोनों बन सकते हैं, लेकिन कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा? ठीक है, कौन सा बेसिक मीडियम के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये देखते हैं। यहाँ पर ये OH हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा? कार्बन आयन बनेगा। ये डबल बॉन्ड हो गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ सकता है, साइड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा तो, और इस पर निगेटिव चार्ज आ सकता है यहाँ पर ये वाले कार्बन पर। कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आई एक्स्ट्रा लग रहा है CH3 का, उसके कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इससे फिर मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, इससे हम बनाएंगे। और इस वाले से जब इनॉल बनेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OH, इधर आएगा डबल बॉन्ड। तो इसको मेजर दिखाएंगे, मतलब ये वाला कंपाउंड मेजर होगा कहां पर? जब मीडियम कौन सा होगा? बेसिक मीडियम। और वाला कंपाउंड मेजर होगा कहां पर? अगर मीडियम कौन सा होगा? एसिडिक मीडियम। समझ में आ रहा है क्या? बस इतना ही ध्यान रखना बेटा, इसमें मैकेनिज्म बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, अब इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है? अमोंग दीज गिव ईज ऑफ इनोलाइजेशन। सबसे आसानी से इनॉल कौन बनाएगा ये बताना है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो इनॉल आसानी से बनेंगे या नहीं, किससे बनता है? कार्बन आयन। बहुत ज्यादा जगहों पर हम कार्बन आयन की पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखना, कार्बन आयन के स्टेबिलिटी देख लेते हैं। अभी जो मैकेनिज्म देखा है उसके हिसाब से क्या होगा? इसका H बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ CD3 में, ये CD2, यहाँ D वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस वाले मॉलिक्यूल में ये वाला H ब्रेक होके
एनायन बनेगा। ठीक है, ये वाला H ब्रेक होगा, एक यहाँ से H जाएगा, यहाँ एनायन बनेगा। तो सबसे ज्यादा तो आपको समझ में आ गया होगा, ये अल्टरनेट डाइकीटोन है, इनॉल आसानी से बनाता है, तो इसका इनोलाइजेशन सबसे आसानी से होगा। इतना तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि इसके कार्बन आयन के आसपास 2 -M ग्रुप हैं, जो इसको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा स्टेबल बनाकर रखते हैं। इसलिए ये थर्ड वाले का इनोलाइजेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसलिए याद होगा, अल्टरनेट डाइकीटोन बहुत अच्छे से इनॉल बनाता है, ये पढ़ा था। तो उसका इनोलाइजेशन बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि उसमें जो निगेटिव चार्ज आता है उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है साइड में 2 -M ग्रुप से। लेकिन यहाँ पर तो सेम ही है बनने वाला है, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज, एक ही -M ग्रुप है। लेकिन ड्यूटेरियम की ब्रेकिंग डिफिकल्ट होती है। होता क्या है, ये कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है तो इसकी ब्रेकिंग डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड क्या है, डिफिकल्ट है। समझ में आ गया? तो इन दोनों में कार्बन हाइड्रोजन आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो थर्ड के बाद जो इस आसानी से इनोलाइजेशन होगा वो फर्स्ट का होगा, उसके बाद किसका होगा, सेकंड का होगा। इनोलाइजेशन कहने का मतलब क्या है, टॉटोमर के फॉर्मेशन के समय जो इनोलेट बनता है, ठीक है ना, या जो इनॉल बनते हैं उसी वाली रिएक्शन को बोल देते हैं जो टॉटोमर बनता है। ठीक है, तो उसमें जितना ज्यादा एनाइन की स्टेबिलिटी होगी या जितना ज्यादा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, उतना ज्यादा आसानी से क्या होगा, इनोलाइजेशन या टॉटोमर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बोला है मेजर इनॉल निकालना है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, ये वाले मॉलिक्यूल का। तो हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा। यहाँ मॉलिक्यूल ले लेते हैं कौन सा, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखना, हमें एक बार बेसिक मीडियम में मेजर इनॉल बनाने के लिए बोला है, और एक बार एसिडिक मीडियम में मेजर इनॉल बनाने के लिए बोला है। तो एसिडिक मीडियम में हम कहाँ पर बनाते हैं, जहाँ पर मोर स्टेबल एल्कीन बन रहा होगा। तो मोर स्टेबल एल्कीन यहाँ पर बनेगा। तो ये वाला जो इनॉल होगा ये मेजर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एल्कीन होगा ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल एल्कीन होगा। क्योंकि ये लेस स्टेबल एल्कीन है तो इसको हम एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हम कैसे बनाने वाले हैं, बेसिक मीडियम में बनाएंगे हम जो एनायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी को देखकर। तो यहां पर जो एनायन बनेगा ये मोर स्टेबल होगा, ये वाला एनायन मोर स्टेबल होगा। वहीं पर ये वाला जो एनायन बनेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, यहाँ पर प्लस आई का कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये लेस स्टेबल होगा। तो बेसिक मीडियम में जो हम मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को चेक करके। तो ये वाला एनायन क्योंकि मोर स्टेबल होगा तो यहाँ पर जो मेजर इनॉल बनेगा वो ये होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप मेजर प्रोडक्ट बस आपको ये सीख लेना है कि किसके हिसाब से देखते हैं, एसिडिक मीडियम में एल्कीन के स्टेबिलिटी के हिसाब से, और बेसिक मीडियम में हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के हिसाब से। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब इसके बाद एक थोड़े अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या पूछा हुआ है, ये एक कंपाउंड दिया है जिसमें 3 कीटोन है, इज अ टॉटोमर ऑफ। ये बोला है इन तीनों में से ये किसका टॉटोमर होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ठीक है, तो यहाँ क्या दिखेगा, ये अगर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देते हो और यहाँ वाला हाइड्रोजन, एक मिनट, यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और ये OH, और यहाँ पर पाई बॉन्ड। मतलब ये तो पॉसिबल है। इसके बाद देखना, एक्चुअल में इसके बाद ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये वाला कंपाउंड बनने के बाद अगर मैंने पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो जो टॉटोमर बनेगा ये OH, ये डबल बॉन्ड O, और ये OH, ये बन गया। लेकिन एक्चुअल में यहाँ से वो भी बन सकता है। क्यों बन सकता है बेटा? क्योंकि एक्चुअल में आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ रखा था ये स्पेस टॉटोमरिज्म में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बाद ये सिंगल बॉन्ड वाले एटम पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो सकता है, यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो इसके बाद जो टॉटोमर बनकर आएगा ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ। समझ में आ गया? तो तीसरा वाला भी बन रहा है। मतलब फर्स्ट वाला भी पॉसिबल है, सेकंड वाला भी पॉसिबल है, थर्ड वाला भी पॉसिबल है।
ये पॉसिबल होगा जब एक ही ऑक्सीजन को इनॉल में कन्वर्ट करेंगे, ये वाला पॉसिबल होगा जब 2 को कन्वर्ट कर देंगे, और ये वाला पॉसिबल होगा जब 3 को कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इन तीनों में स्टेबल कौन सा होगा? ये, क्योंकि ये एरोमेटिक कैरेक्टर वाला है, एरोमेटिक रिंग है। समझ में आया? ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम कुछ इसके यूजेस देखने वाले हैं बेटा। अब ये यूजेस क्यों देखने वाले हैं? इसीलिए क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स है, स्पेशली जब हम हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एल्काइन वाला एक पोर्शन पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहां पर हमें टॉटोमर बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो या फिर कुछ जगहों पर जब हम एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर पर जाएंगे तो वहां कुछ टेस्ट होते हैं, वहां टेस्टिंग वाली कुछ चीजें पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल में कुछ टेस्टिंग पढ़ेंगे। तो अलग अलग चैप्टर्स हैं जहां कुछ कुछ जगहों पर हमें टॉटोमराइजेशन वाले रिएक्शन को बार बार रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें 3 यूजेस हम पढ़ रहे हैं जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये जो टॉटोमेरिज्म वाला जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ रखा है, इसको हम यूज कहां कहां पर करने वाले हैं ये देखते हैं। सबसे पहले, जिस भी रिएक्शन में अगर कहीं इनॉल फॉर्म होगा, अगर किसी रिएक्शन में इनॉल फॉर्म होगा, तो हम हमेशा उसे कीटो में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल जनरली। ठीक है, तो होता क्या है, यहां देखना, एक रिएक्शन होती है जो कि हम किस में पढ़ते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं एल्काइन में। उसमें क्या होता है, यहां पर, ये याद मत कर लेना बेटा, मैं बस समझा रहा हूं कि टॉटोमेरिज्म की जरूरत कहां पर पड़ने वाली है हमें। ठीक है, वहां पर समझेंगे, इससे ये आइडिया देने के लिए कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे एक आइडिया बस मिल जाएगा आपको। इसमें क्या होता है, जब H2 अटैच होता है इस एल्काइन में, Hg2+H+ के प्रेजेंस में जब H2 अटैच होता है, तो ये सेकेंड वाले कार्बन पर OH अटैच होता है, एक पाई बॉन्ड हटता है, और एंड वाले कार्बन पर एक H अटैच होता है। कैसे अटैच होता है, क्या होता है, ये बाकी सारी चीजें वहां पर देखेंगे। लेकिन इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, ये इनॉल बन रहा है। ठीक है, जब इस कंपाउंड के अंदर H2 अटैच करने के बाद ये बनता है, ऐसी कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं हम आगे जाके। ठीक है, तो जब भी इनॉल बनेगा तो इस इनॉल को फाइनल प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देंगे, इस H को यहां शिफ्ट कर देंगे, और इसे कीटो में कन्वर्ट करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसे लिखेंगे CH3। ये कीटो फॉर्म हुआ, और ये कीटो फॉर्म ही एज अ प्रोडक्ट लिखा जाएगा। इनॉल को हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं मानते। फिर समझ में आ गया? तो जिस भी रिएक्शन में, जब आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ रिएक्शंस होगी जहां पर इनॉल बनेगा, तो इनॉल को हर बार हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कीटो में, बिकॉज कीटो इज मोर स्टेबल। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है कि जनरली कीटोन और इनॉल में क्या होता है, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है, वो उसका परसेंटेज ज्यादा होता है। तो दोनों में अगर हमें ऑप्शन देगा तो हम हमेशा इसे चूज करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको रटने मत लगना बेटा, अभी मैंने बस ये समझाने के लिए बताया है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ जगहों पर ऐसी रिएक्शंस आएगी जिसमें इनॉल बनेगा, और जब भी इनॉल बनेगा तो पहले हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, कीटो में कन्वर्ट करेंगे फाइनल आंसर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया पहला यूज। इसके बाद नेक्स्ट यूज है ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज, जो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इनोलाइजेशन से रिलेटेड है। अब ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज का मतलब क्या है, होता क्या है कि नॉर्मली अगर हम किसी एल्डिहाइड और कीटोन को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, हैवी वाटर से। बेसिक मीडियम लिया है लेकिन D2O लिया है बेटा, H2O नहीं। तो होता क्या है, अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये रिएक्शन रखते हैं, लॉन्ग टाइम या बहुत समय के लिए हमने इसे रख दिया, ठीक है, ऐसे वाटर में जो कि हैवी वाटर है, तो ऐसे केस में क्या होता है, इसके अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं, जो कंपाउंड के, जो एल्डिहाइड या कीटोन हो, उसके जो भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उस अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम आ जाता है। मतलब जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं, वो सारे अल्फा हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेता है, ड्यूटेरियम ले लेता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह पर कौन एक्सचेंज होकर आ गया है, ड्यूटेरियम आ गया है। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता कैसे है ये समझना, ये होता कैसे है, ये जो CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O हुआ, ये CH2, यहां पर एक हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, यहाँ जो OD माइनस हुआ, ये OH माइनस है, बस वो H की जगह पर ड्यूटेरियम ही है, बेस है ये। ठीक है, ये बेस क्या करेगा,
इसका H प्लस ले जाएगा, इसका H प्लस ले जाएगा, तो एक्चुअल में क्या बनेगा, CH3CO CH2 माइनस। ठीक है, लेकिन ये जो CH2 माइनस है, ये क्या करेगा, ड्यूटेरियम के साथ बॉन्ड बना लेगा जब वापस से एक हाइड्रोजन इसमें, जब ये वापस से स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि जब टॉटोमर बन रहा होगा तब तो ये एनायन बनेगा ही, लेकिन हम बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में होता है, ये उसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक टॉटोमर वापस से इसमें कन्वर्ट होता है, तो होता क्या है, वो जो निगेटिव वाला जो इनोलेट बनाते थे हम लोग, ठीक है, जो इनोलाइजेशन कराते थे, वो एनाइन क्या कर लेगा, ड्यूटेरियम ले लेगा वाटर से। क्यों लेगा, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्बन प्रोटियम बॉन्ड से। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन ड्यूटेरियम। तो ब्रेक होते समय तो CH ब्रेक होगा, फॉर्म होते समय CD फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये CH3, ये बनेगा CO, और ये CH2, और यहां पर एक क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम। फिर से इसमें क्या होगा, बार बार हाइड्रोजन ब्रेक होते जाएंगे, और उस हाइड्रोजन की जगह पर कौन आते जाएगा, ड्यूटेरियम आता जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला जो H प्लस है इसको OD माइनस ले जाएगा। ठीक है ना, ये जो OD माइनस है ये क्या करेगा, इसका H प्लस ले जाएगा, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा निगेटिव, ये H, ये ड्यूटेरियम। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, D2। अब ये क्या होगा, ये इसका H प्लस ले जाएगा, मतलब इसका D प्लस ले जाएगा। तो हो क्या रहा है इसमें, हर बार एक H प्लस ब्रेक हो रहा है लेकिन D प्लस अटैच हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन वीकर है, कार्बन ड्यूटेरियम स्ट्रॉन्गर है। तो यहां हो क्या रहा है, कार्बन ड्यूटेरियम ये स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर किससे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसको ब्रेक करना आसान है, तो ब्रेक होते समय तो कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक होगा, लेकिन फॉर्म होते समय वो बॉन्ड फॉर्म होगा जो कि स्ट्रॉन्गर है, तो CD फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे बार 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 क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएगा, यहां 2 ड्यूटेरियम आ गए, तो धीरे धीरे तीसरा भी H चला जाएगा, इधर के भी 3 H चले जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद जितने के जितने अल्फा हाइड्रोजन है उन सब की जगह पर कौन आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया, तो ये आपको हर बार फॉलो नहीं करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। आपको क्या करना है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसको रिप्लेस करना है। समझ में आया, एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है बेटा, ये कीटोन है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो बहुत लंबे समय तक के लिए अगर हमने OD माइनस D2 के साथ करवाया तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होते समय कितने हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस होंगे, कितने हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम का एक्सचेंज होगा, 4 हाइड्रोजन का। जितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये ड्यूटेरियम आ जाएगा। यहां इनॉल नहीं बना रहे हैं बेटा, मोर स्टेबल जो फॉर्म होता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन की जगह पर कौन आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो इसको इनॉल नहीं बना रहे, तो यहाँ टॉटोमेरिज्म में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो पहली स्टेप थी इनोलेट का जो फॉर्मेशन था, कुछ उसी तरीके से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल कौन सा देख लेते हैं, यहाँ देखना, इन केस मान लेते हैं ये C डबल बॉन्ड O हुआ, और एक मिनट बेटा, कोई स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड लेते हैं। ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया H, ये हो गया CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH, और ये CH3। तो आपको क्या दिखेगा, ये स्पेस टॉटोमेरिज्म वाला हो गया, 1,5 वाला सिस्टम हो गया ये। समझ में आ रहा है, अब आपको क्या दिखेगा, यहां पर ये वाले हाइड्रोजन शिफ्ट होते हैं, इतना तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन उसके साथ ये वाला हाइड्रोजन भी शिफ्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में ऐसे वाले केसेस में जब भी इनॉल बनेगा तो ये जो OD माइनस है, ये OD माइनस कौन से वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा, OD माइनस इस वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो यहाँ निगेटिव चार्ज कौन सा बनेगा, ये बनेगा CH2 माइनस, CH डबल बॉन्ड CH, और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसी का जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये निगेटिव चार्ज यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH माइनस, और ये C डबल बॉन्ड H होगा।
ठीक है, यहां पर निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर हो गया? तो जितनी जगह पर निगेटिव चार्ज आ रहा है उतने कार्बन के हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम एक्सचेंज करेगा। तो एक सिंपल रूल है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हो। ठीक है, ऑल कार्बन विच हैव negative charge, which have negative charge, ठीक है, तो ये कार्बन ऑफ और हाइड्रोजन ऑफ ऑल कार्बन, उन कार्बन के सारे हाइड्रोजन एक्सचेंज होंगे जिन पर कौन सा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आर एक्सचेंज्ड बाय ड्यूटेरियम। ठीक है, मतलब उस कार्बन के हाइड्रोजन को अलग करके ड्यूटेरियम लाना है आपको ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाली रिएक्शन में, जहां जहां पर निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें जब ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा OD माइनस D2O, ये जब होगा तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर निगेटिव चार्ज आ रहा था, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ रहा था, तो इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3, तो CD3, ये CH। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 1, तो ये हो जाएगा CD और ये हो जाएगा CHO। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको समझना क्या है, इसको कॉम्प्लेक्स करने की जगह पर एक सिंपल रूल याद रख लेना, जितने कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, यहां पर पहले यहां से H+ गया होगा, यहां निगेटिव आया होगा, फिर वो निगेटिव ट्रांसफर होकर यहां पर आएगा, उतनी जगह पर क्या आएगा, ड्यूटेरियम आएगा। यह इसका और भी सिंपल रूल है जो आपको याद रखना है, क्या, हर एक ऑड नंबर वाले कार्बन पर क्या आएगा, ऑक्सीजन से स्टार्ट करना है, हर एक ऑड नंबर वाले कार्बन पर अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो, अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो वो हर एक कार्बन की हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम। जैसे ये 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, जहां पर कॉन्जुगेशन जब तक खत्म नहीं हुआ है तब तक काउंट करते रहना है। तो आपको दिख रहा होगा ये ऑड नंबर वाला कार्बन 3, ऑड नंबर वाला कार्बन 5, तो कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 वाले हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेगा, ड्यूटेरियम, क्योंकि हर बार जब ये हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो ऑड नंबर वाले कार्बन पर जाते जाएगा निगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो ये भी आसान तरीका है, कौन सा, ऑड कार्बन वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कौन, ड्यूटेरियम। लेकिन स्टार्ट कहां से करोगे, ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, जैसे यहां मैं क्वेश्चन पूछा है, विच हाइड्रोजन आर एक्सचेंज्ड बाय ड्यूटेरियम ऑन प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाली रिएक्शन में यहां कितने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आएगा। सबसे पहले ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। किसी को लगेगा सर इधर भी तो काउंट कर सकते थे, बिल्कुल, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन किस में है, ये थर्ड वाले पर है, ऑड नंबर वाला, इस कार्बन नंबर 5 पर है ऑड नंबर वाला। अब आगे कॉन्जुगेशन नहीं है तो आगे वाले को काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें जब ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होने के बाद एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, यहां वाले हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लेगा, इसकी जगह नहीं, ये 4th वाला कार्बन था, इस वाले कार्बन के दोनों हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेगा, ड्यूटेरियम ले लेगा। इधर वाले कार्बन के हाइड्रोजन, इसमें तो कार्बन में हाइड्रोजन है ही नहीं, वरना इधर वाले कार्बन के हाइड्रोजन की जगह भी ड्यूटेरियम ले लेता। समझ में आया? तो जो भी यहाँ इस ऑक्सीजन से 1 काउंट करना है, अगर कॉन्जुगेशन में है तो आगे भी बढ़ते हुए चल रहा है, वरना यहीं पर खत्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस वाले मॉलिक्यूल में 1 2 3 या 1 2 3, इधर भी 3 काउंट कर सकते थे, इधर भी 3 काउंट कर सकते थे, तो केवल ये 2 कार्बन वाले ही हाइड्रोजन जाएंगे, नीचे वाले कार्बन के हाइड्रोजन नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन जहां तक चलेगा वहां तक काउंट करते जाना है, और ऑड नंबर वाले कार्बन की जगह पर क्या रिप्लेस कर देना है, उसके हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम रख देना है। समझ में आया? ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट तीसरा यूज जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो वो जो ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाली प्रोसेस है, अगर आपको समझ में नहीं भी आई है तो हम आगे उसको पढ़ेंगे बेटा, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में फिर से दोबारा उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मैं ये बता रहा हूं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में कैसे कहाँ अलग अलग हमें टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ये क्या होता है, ड्यू टू टॉटोमेरिज्म, due to tautomerism are converted to aldehyde, are converted to aldehyde। उसके कारण बहुत सारी रिएक्शन जो केवल एल्डेहाइड के लिए पॉसिबल होती है वो
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के लिए भी पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉटोमेरिज्म के कारण एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वहां पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है दोनों एल्डिहाइड वाली रिएक्शन देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि टॉटोमेरिज्म के कारण जो फ्रक्टोज है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां देखना, जैसे ये है CH2OH और ये है C डबल बॉन्ड O, इधर कोई भी ग्रुप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखना, पहले यहाँ टॉटोमर बनेगा, जब टॉटोमर बनेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये OH, ये इधर इधर कौन सा कंपाउंड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर R लिख देते हैं। ऐसा हो गया। फिर इससे कीटो फॉर्म बन सकता है, कैसे, ये पाई बॉन्ड यहाँ जा सकता है और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो सकता है। मतलब वो पाई बॉन्ड हम इधर भी ला सकते थे, ये पाई बॉन्ड इधर लाते तो यही कंपाउंड दोबारा बन जाता, लेकिन अगर पाई बॉन्ड उधर ले जाएंगे तो ध्यान देना ये कैसे हो जाएगा, ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड O, ये CH OH। तो आपको क्या दिख रहा है, शुरुआत में ये टॉटोमर में कन्वर्ट हुआ, ये जो कीटो फॉर्म था इनॉल में कन्वर्ट हुआ, फिर ये इनॉल फॉर्म एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो कीटो फॉर्म है टॉटोमर बनने के बाद वाप किससे कन्वर्ट हो सकते हैं, ये एल्डिहाइड वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस कीटोन के साइड में ये क्या होगा, टर्मिनल कार्बन पर अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, अल्कोहल वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये इसी रीजन के कारण क्या होता है, जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम डिटेल में बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, बट बस इसको लिख कर रखना, वहां जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये टॉटोमेरिज्म का कंसेप्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रक्टोज कैन बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि फ्रक्टोज के फॉर्मूले में ऐसी कीटोन वाला ग्रुप होता है जो कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसी तरीके के टेस्ट देता है जैसे टेस्ट ग्लूकोज देते हैं, जैसे टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं। समझ में आया बेटा? बट इसको मैं सिर्फ इतना ही लिखा रहा हूं क्योंकि अभी हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा है, जब वहां स्ट्रक्चर्स पढ़ लेंगे डिटेल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, तो वहां ये कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे यूजेस हैं जिसको आप अभी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा बेटा। उसका रीजन ये है कि इसको हम डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे लास्ट जो हमारा कंसेप्ट रह गया वो क्या है कि टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। रेजोनेंस क्या है? हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, ये हमने खुद के लिए बनाया हुआ है। पेपर में हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन ढंग से दिखाने होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये जो टॉटोमेरिज्म है ये एक्चुअल फिनोमिना है। टॉटोमेरिज्म क्या है? ये एक्चुअल फिनोमिना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जैसे ये जो बेंजीन है ये एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लेकिन इसके हम अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ये एक्चुअल में कभी एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी भी कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये हम सिर्फ पेपर पर ड्रॉ करते हैं, एग्जिस्ट केवल ये करता है, एक ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते। वो हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए अपने मन से बनाया हुआ होता है। ठीक है, लेकिन टॉटोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये वाले एसीटोन का हम लोगों ने टॉटोमर बनाया हुआ है, ये टॉटोमर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और दोनों इक्विलिब्रियम में भी मेंटेन रहते हैं, एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं। अगर दूसरे को लिया तो पहला अपने आप बन जाएगा, पहले वाले को ही लिया तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। दोनों एक्चुअल फिनोमिना है, दोनों एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है, वो सिर्फ पेपर पर लिखी हुई चीज नहीं है, एक्चुअल कंटेनर में उस मॉलिक्यूल लेने के बाद भी बनेंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में हमने बेंजीन, कंटेनर में हमने सिर्फ बेंजीन लिया है तो ये कभी नहीं बनते, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते। ये हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होता है बस। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या है कि टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाते समय इन टॉटोमेरिज्म, पोजीशन ऑफ वन एटम चेंज होता है, पोजीशन ऑफ वन एटम और 1H+ चेंज होता है। ठीक है, लेकिन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, पोजीशन ऑफ एटम डू नॉट चेंज। ठीक है, पोजीशन ऑफ एटम डू नॉट चेंज, पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं होती, ओनली पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड या लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनकी ही पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे तो वो हाइपोथेटिकल होते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस तो वही है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो किसी एटम को चेंज नहीं किया, केवल ये पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज किया है। यहां पर इस एक हाइड्रोजन की पोजीशन भी चेंज हो गई, ये हाइड्रोजन उठकर उस ऑक्सीजन के पास चला गया है। तो एटम की पोजीशन रेजोनेंस में कभी चेंज नहीं होती, वो चेंज होती है किसमें, वो चेंज होती है एटम की पोजीशन टॉटोमेरिज्म में, रेजोनेंस में नहीं। हाँ, टॉटोमेरिज्म में पाई बॉन्ड भी चेंज हो सकता है, अगर वो कॉन्जुगेशन वाला केसेस है तो वहां पाई बॉन्ड भी चेंज हो सकते हैं, ऑलवेज चेंज होंगे ऐसा नहीं, बट वहां पर एटम की पोजीशन जरूर चेंज होगी, एक एटम की पोजीशन, यहां एक भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये रूल ही हम पढ़ते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वैलिडिटी के लिए कि एटम की पोजीशन कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया बेटा, ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस तो यही है कि एक्चुअल में वो कभी, इनके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम इसे हाइपोथेटिकल फिनोमिना बोलते हैं, अपने मन से पढ़ी हुई चीज बोलते हैं हमेशा। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हमने टॉटोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया है। यहां पर बोलना चाहिए हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की थ्योरी तो कंप्लीट हो गई है बेटा, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं ये हम कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो क्वेश्चंस हैं वो कंबाइन करके देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा।